हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर EL 207 के 4th यूनिट 8085 इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्रामिंग के 16th पार्ट में आपका स्वागत है। ये इसका लास्ट पार्ट है। इसमें हम इसका लास्ट टॉपिक 4.9 डीबगिंग ऑफ प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे। डीबगिंग क्या होता है? बग किसे कहते हैं हम? कुछ भी जो त्रुटि आ जाती है, कुछ भी जो एरर्स आते हैं, उन्हें हम बग्स कहते हैं। तो डीबगिंग क्या है? किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में से उन बग्स को पहचानना और उन्हें वहां से हटाना डीबगिंग कहलाता है। डीबगिंग का मतलब क्या होता है? डीबगिंग का मतलब होता है प्रोग्राम के लॉजिक या फिर उसके मशीन कोड्स या फिर उसके एग्जीक्यूशन में कहीं पे भी जो भी एरर्स आ रहे हैं उन्हें पहचानना और उन्हें वहां से हटाना। डीबगिंग कोड के एग्जीक्यूशन की स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन देता है ताकि हम उसमें आने वाले फॉल्ट्स को पहचान सकें। तो डीबगिंग का काम क्या है? डीबगिंग एक्चुअली में किसी भी प्रोग्राम में जो हमने लॉजिक लिया है या फिर जो कोड्स लिखे हैं या फिर जो भी उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, किसी भी चीज में अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है, कोई एरर है, कोई गलती हो गई है हमसे, तो उसको पहचान कर उसे हटाने में हमारी मदद करता है। डीबगिंग हमें क्या क्या पहचानने में मदद कर सकता है? वैल्यूज ऑफ रजिस्टर, जो भी हमारे रजिस्टर्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, एग्जीक्यूशन के बाद उनकी क्या हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है और क्या एक्चुअली में आ रही है रियल वैल्यू, तो उसको पहचानने में हमारी मदद करता है। फ्लो ऑफ प्रोग्राम, हमने कुछ भी कोड पेंसिल से पेपर पे लिखा, हमें लग रहा है कि ये इस तरह से काम करेगा, लेकिन एक्चुअली में एग्जीक्यूट कराते वक्त वो कैसे काम कर रहा है, तो ये भी डीबगिंग से हमें पता चलता है। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ अ फंक्शन, यानी हमने कुछ भी लूप लगाया या फिर हमने कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन यूज किया है हमारे प्रोग्राम में, तो कब तो उसमें एग्जीक्यूशन जा रहा है और कब उस लूप से एग्जीक्यूशन बाहर आ रहा है, कहाँ पे वो लूप खत्म हो रहा है, कहाँ पे वो लूप शुरू हो रहा है, ये सब चीजें हमें डीबगिंग से पता चलती है। लूपिंग ऑफ कोड, कोड की लूपिंग। कैलकुलेशन चेक, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी हमें करना था, जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था और जो हमारा एक्चुअल एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट आ रहा है, वो भी सही आएगा या नहीं आएगा, वो भी हम डीबगिंग से पहचान सकते हैं। इस तरह से डीबगिंग काम करता है। ये वो स्टेप्स हैं जो हमें लगता है कि होंगे, व्हाट वी थिंक विल हैपन, हमें लगता है कि ऐसे होंगे। व्हाट एक्चुअली हैपन्स, लेकिन ये एक्चुअली में होता है। इनपुट डेटा सेट दोनों में सेम रहेगा, मतलब हमें पता है हम ये डेटा दे रहे हैं, वही एक्चुअली में भी हम देंगे। प्रोग्राम का मॉडल हमने जो सोचा था उसे ही हम लिखेंगे, लेकिन स्टेप वाइज हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट्स ये थे और एक्चुअली में ये आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? डीबगिंग, कि जो हमने सोचा था वही हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। और हमें लगता है कि एक बार ये एग्जीक्यूशन हो गया, अब इसके बाद ये होगा, लेकिन एक्चुअली में ये हो रहा है। तो इस चीज को भी आइडेंटिफाई कौन करता है? डीबगिंग, कि प्रोग्राम फ्लो हमारा सही से जा रहा है या नहीं जा रहा। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई जंप इंस्ट्रक्शन लगाया, हमें लग रहा है कि वो इस तरह का रिजल्ट आने के बाद जंप करेगा, लेकिन वो पहले ही जंप कर गया या फिर वो जंप ही नहीं किया, तो वो प्रोग्राम के फ्लो को हम डीबगिंग से पहचान सकते हैं। कॉमन सोर्सेज ऑफ एरर्स, डीबगिंग में जैसे हमने देखा कि हम एरर्स हटा रहे हैं प्रोग्राम से, तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में एरर्स क्या क्या हो सकते हैं, जो कॉमन एरर्स हैं जो किसी भी प्रोग्राम में हो सकते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है, जैसे एक्यूमुलेटर को अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी भी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो पहले से स्टोर्ड वैल्यू है उसको हमने हटाया या नहीं हटाया। तो इस तरह से जो एक कॉमन एरर आता है प्रोग्रामिंग में, वो आता है एक्यूमुलेटर को बिना उसे क्लियर किए हुए नए किसी एग्जीक्यूशन के लिए यूज कर देना। रजिस्टर्स में, मेमोरी में हमेशा से पहले से ही कोई ना कोई वैल्यू होती है। माइक्रो प्रोसेसर किसी भी वैल्यू को डिलीट नहीं करता,
हमने जो भी वहां पे लिखा हुआ है, अगर हम उस पर कुछ और लिखना चाह रहे हैं तो वो जस्ट उसे ओवरराइट कर देता है। लेकिन हमने जैसे दो रजिस्टर्स में वैल्यू ली बी और सी में, और उन्हें ऐड करने के लिए हम ए को यूज कर रहे हैं, तो ए में पहले से कुछ होगा, अगर हम उसे नहीं हटाएंगे तो वो ए में ही कुछ नई वैल्यू को ऐड कर देगा। तो इस तरह से एक्यूमुलेटर अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसे पहले से हमें क्या करना चाहिए, क्लियर। इसी तरह से कैरी रजिस्टर्स को भी कैरी का ध्यान रखने के लिए हमें पहले से क्लियर करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो जो पहले की कैरी थी वो नई कैरी में ओवरराइट हो जाएगी। इसी तरह से मेमोरी पॉइंटर या काउंटर को अपडेट करते रहना। फॉर एग्जाम्पल, हम मेमोरी पॉइंटर यूज कर रहे हैं, एक के बाद एक हमें कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस को देखना है, रीड करना है या राइट करना है, तो हम उसके लिए HL रजिस्टर यूज करते हैं। लेकिन हम इंक्रीमेंट यूज नहीं कर रहे, हमने INX तो किया ही नहीं, और हम सोच रहे हैं कि ये नई वैल्यू को लेगा या नई वैल्यू को राइट करेगा, पर वो HL तो अभी तक भी पुराने एड्रेस पर ही है। जैसे हमने HL को इनिशियलाइज किया 2000 से, तो अब 2001 पे जाने के लिए हमें INX करना पड़ेगा, या वापस 2000 पे आने के लिए हमें DCX करना पड़ेगा। लेकिन हमने वो इंस्ट्रक्शन स्किप कर दिया, तो वो उसी एड्रेस पे रहेगा, वो नेक्स्ट या प्रीवियस वैल्यू पे नहीं जाएगा। इसी तरह से काउंटर को भी अपडेट करना जरूरी है। अगर हम लूप में एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, अगर हमने कोई लूप बनाया है, तो वो लूप तभी एग्जीक्यूट होगा जब उस काउंटर को हम अपडेट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर हमने उसे अपडेट नहीं किया है तो मे बी अपने आप नहीं करेगा, तो वो एक बार उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और बाहर आ जाएगा, तो एक्चुअली में लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो ये कॉमन एरर्स हैं जो हो जाते हैं प्रोग्राम को लिखते हुए। इसी तरह से अगर हम कंडीशनल जंप यूज कर रहे हैं, तो फ्लैग की को पहले से सेट किया या नहीं किया, क्योंकि कंडीशनल जंप फ्लैग्स की सिचुएशन पे ही डिपेंड करते हैं, फ्लैग्स की कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि फ्लैग 1 होगा या 0 होगा, तो उसे क्या करना है। तो अगर फ्लैग की कंडीशन हमने पहले सेट या रीसेट नहीं की है, तो उस हिसाब से वो जंप काम नहीं कर पाएगा। यूज ऑफ एन इम्प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेट इंस्ट्रक्शंस। अब रोटेट इंस्ट्रक्शंस के अगर इम्प्रॉपर कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं तो भी हमारा प्रोग्राम एरर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बार यूज किया RAR और फिर यूज कर लिया RAL, तो जो राइट में रोटेट हुआ था वो वापस से लेफ्ट में रोटेट हो गया है, तो वो सेम हो जाएगा एज इट इज, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। हमने पहले एक एक बिट राइट में रोटेट किए थे, फिर हमने वापस एक एक बिट लेफ्ट में रोटेट कर लिए, तो एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं, हम जो चेंज चाह रहे थे वो आएगा ही नहीं। अगर हमें 4 बार रोटेट करना है तो हमें 4 बार रोटेट करना पड़ेगा। इसी तरह से जंप इंस्ट्रक्शन को गलत मेमोरी एड्रेस दे देना। अगर हमने सही मेमोरी एड्रेस नहीं दिया है तो जंप इंस्ट्रक्शन गलत एड्रेस पे चला जाएगा और एग्जीक्यूशन में गलती होगी। एक्चुअली उसे जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने थे वो नहीं करेगा, वो कुछ और इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा। तो जंप के साथ जो हम मेमोरी एड्रेस देते हैं वो भी हमें सही से पेंसिल पेपर से लिख के देखना पड़ता है कि 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है या 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो कौन से मेमोरी एड्रेस पे हमारा वो इंस्ट्रक्शन आएगा जिसपे हमें जंप करना है। इसी तरह से फ्लैग्स को क्लियर किए बिना ही जंप इंस्ट्रक्शन को यूज करना, या फिर रॉन्ग कोड सिलेक्ट करना। हम असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं निमोनिक्स की फॉर्म में, इंग्लिश के फॉर्म में, लेकिन जब हम यूपी को देते हैं तो हमें ऑप कोड्स देने पड़ते हैं। तो अगर हमने गलत कोड चूज कर लिया है तो हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। या फिर हम कोई भी डेटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, अब 8 बिट डेटा ट्रांसफर के लिए मूव यूज होता है, और 16 बिट डेटा ट्रांसफर के लिए दूसरे इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं। मूव 16 बिट डेटा पे काम नहीं करेगा, मूव सिर्फ 8 बिट के डेटा पे काम करेगा। तो इस तरह से हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें कहाँ पे कौन सा कोड यूज करना है। फॉरगेटिंग सेकेंड और थर्ड बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब हम 3 बाइट के इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं तो कई बार हमने दे दिया जंप, लेकिन आगे एड्रेस ही नहीं दिया, सेकेंड और थर्ड बाइट लिखना हम भूल गए, तो वो भी एक एरर है। इसी तरह से जंप इंस्ट्रक्शन जब हम दे रहे हैं तो जो हम एड्रेस दे रहे हैं उन 16 बिट्स में पहले लोअर बाइट लिखने में आता है और फिर हायर बाइट। अगर इस सीक्वेंस में कुछ भी गड़बड़ है, अगर हमने पहले हाई लिख दिया और फिर लो लिखा है, तो म्यूपी उसे उल्टा पढ़ेगा।
तो उस वजह से भी एरर्स आती हैं, वो कुछ किसी और एड्रेस पे ही पहुंच जाएगा। इसी तरह से मेमोरी एड्रेसेस को डेसिमल में या फिर जो भी हम डेटा दे रहे हैं उसको हम डेसिमल में दे रहे हैं, लेकिन वीओपी हेक्साडेसिमल में काम करता है, तो वहां पे भी गलती है। जैसे हमें लूप को चलाना है 10 टाइम्स और हमने वहां पे लिख दिया 1010, तो वो 16 टाइम्स चल जाएगा, क्योंकि हमें क्या देना था 0A, हमें हेक्स में उसे A देना चाहिए था, लेकिन हमने उसे डेसिमल 10 दे दिया, तो वो उसे हेक्साडेसिमल में 16 टाइम्स चला देगा। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन एरर्स हैं जो प्रोग्रामिंग के वक्त आ जाते हैं। डीबगिंग दो टाइप्स की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक डीबगिंग क्या होती है? स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, है ना, जिसमें स्थिरता हो, जिसमें कुछ चल नहीं रहा है। और डायनामिक होता है चलायमान, जो चल रहा है। तो एग्जीक्यूशन के साथ अगर हम अपने एरर्स को चेक करते हैं तो वो डायनामिक कहलाता है। स्टैटिक डीबगिंग इज हमने एक प्रोग्राम लिख लिया और अब हम पेपर पेंसिल से सॉल्व करके उसके एक एक इंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं कि कहाँ गलती हो सकती है, वो स्टैटिक डीबगिंग होता है। तो स्टैटिक डीबगिंग क्या है? ये एक सर्किट बोर्ड के विजुअल इंस्पेक्शन की तरह है। आपने कोई सर्किट कनेक्ट कर लिया और अब आप उसको बिना ऑन किए सिर्फ उसके वायर्स को देख के अपने हिसाब से चेक करो कि हाँ मैंने सही वायर्स कनेक्ट किए या नहीं किए। अगर आप उसे ऑन करके मल्टीमीटर से एक एक पॉइंट पे करंट या वोल्टेज चेक करके अगर सर्किट को चेक करते हो तो वो डायनामिक डीबगिंग होता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ सर्किट को बना के रख के बिना उसको ऑन किए सप्लाई किए अगर आप उसे चेक कर रहे हो तो वो स्टैटिक डीबगिंग है। तो इसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर में स्टैटिक डीबगिंग होती है, जो भी हमारा फ्लो चार्ट है या मशीन कोड्स हैं उनको पेपर पेंसिल पे चेक करना। इसके द्वारा हम कोड का लॉजिक और प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। डायनेमिक डीबगिंग वो होता है जब हम एग्जीक्यूशन के साथ साथ हर रजिस्टर के कंटेंट या उसके आउटपुट को देखकर पता लगाएं कि एरर है या नहीं। इसके लिए हम एक एक इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट करते हैं और कई बार सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था रजिस्टर या फिर मेमोरी में, जहां पे भी हमें लगता है कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद रजिस्टर की वैल्यू ये होनी चाहिए या फिर मेमोरी की वैल्यू ये होनी चाहिए, उस हिसाब से हम उसे जब चेक करते चलते हैं तो वो डायनेमिक डीबगिंग कहलाता है। डायनेमिक डीबगिंग के लिए तीन प्रोसेस अपना सकते हैं, हम तीन मेथड्स अपना सकते हैं, सिंगल स्टेप, रजिस्टर एग्जामिन या फिर ब्रेक पॉइंट। सिंगल स्टेप की बात करते हैं, जैसा नाम से हमें पता चल रहा है सिंगल स्टेप, एक बार में एक स्टेप। तो सिंगल स्टेप टेक्निक में हम एक बार में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, उसका रिजल्ट चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि एरर है या नहीं। सिंगल स्टेप फैसिलिटी को लॉजिकल सर्किट में ही बनाया जाता है, ये एक हार्ड वायर्ड फैसिलिटी है। माइक्रो प्रोसेसर के किट में एक सिंगल स्टेप की होता है जिससे हम सिंगल स्टेप डीबगिंग कर सकते हैं, SI। उससे आप एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं और देखते जाते हैं कि उस इंस्ट्रक्शन का एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है या नहीं, उसमें कोई एरर है या नहीं। तो सिंगल स्टेप की से हम सारे एड्रेसेस और कोड्स को जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं चेक कर सकते हैं। सिंगल स्टेप टेक्निक से हम इनकरेक्ट एड्रेस, लूप्स की गलत जंप लोकेशंस या फिर कोई इनकरेक्ट डेटा या मिसिंग कोड्स का पता लगा सकते हैं। इस टेक्निक को इफेक्टिवली यूज करने के लिए जो लूप्स होते हैं वो कम से कम होने चाहिए। कम से कम क्यों होने चाहिए? क्योंकि सिंगल स्टेप टेक्निक क्या करती है, एक बार में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है। अब अगर हमारा लूप 50 टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है तो वो इंस्ट्रक्शन 50 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अब आपने एक बार चेक कर लिया वो इंस्ट्रक्शन सही है तो उसे 50 टाइम्स एग्जीक्यूट करने में हमारा टाइम वेस्ट होता है, कोई मतलब नहीं है। हमने एक बार चेक कर लिया है कि ये इंस्ट्रक्शन सही है, लेकिन प्रोग्राम तो अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि वो लूप 50 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो इंस्ट्रक्शन भी 50 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है अननेसेसरी। इसीलिए सिंगल स्टेप टेक्निक्स हम मोस्टली वहां यूज करते हैं जहां पे हमारा लूप्स नहीं है, और अगर है भी तो फॉर द सेक ऑफ डीबगिंग एटलीस्ट उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हम डीबगिंग कर रहे हैं
हम उन लूप्स के काउंट को कम कर देते हैं, हम उसको खाली 1 या 2 कर देंगे जब तक कि हम उसका डीबगिंग कर रहे हैं, उसकी चेकिंग कर रहे हैं। चेक हो गया उसके बाद हम वापस से उसका काउंट बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो सिंगल स्टेप टेक्निक है ये छोटे प्रोग्राम्स के लिए ठीक रहती है, क्योंकि ये एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। बड़े प्रोग्राम में अगर आप एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करोगे तो बहुत मुश्किल है, फिर वो डीबगिंग ही चलती रहेगी। इस टेक्निक से हम फ्लैग्स के स्टेटस को भी पता लगा सकते हैं। जो भी जंप इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी उनमें चेंजेस आए हैं, उन फ्लैग स्टेटस को चेक करके भी हम पता लगा सकते हैं कि एरर है या नहीं। नेक्स्ट है रजिस्टर एग्जामिन। इसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर में एक रजिस्टर एग्जामिन की होती है, जो माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर के कंटेंट्स को हमें देखने की परमिशन देती है। तो उन अप्रोप्रिएट कीज को यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे रजिस्टर के कंटेंट्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर ये चेंजेस एक्सपेक्टेड है तो सही है, अदरवाइज एरर है। रजिस्टर एग्जामिन टेक्निक को हम दूसरी टेक्निक्स के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल स्टेप और ब्रेक पॉइंट फैसिलिटीज। कुछ इंस्ट्रक्शंस के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद हम पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हम फिक्स कर लेते हैं कि हम यहाँ पे हमारे रजिस्टर कंटेंट्स को चेक करेंगे। तो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हम रजिस्टर के कंटेंट्स को चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं कि ये जो हम सोच रहे थे उस हिसाब से सही है या गलत। लास्ट टेक्निक है हमारी ब्रेक पॉइंट फैसिलिटी। ब्रेक पॉइंट फैसिलिटी में क्या होता है, जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको कुछ सेक्शंस में बांट देते हैं। उन सेक्शंस के हिसाब से वो उन्हें एग्जीक्यूट करता है। एक ब्रेक पॉइंट सेट कर दिया जाता है, जैसे नाम पे लिखा हुआ है ब्रेक पॉइंट। कुछ इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम उस प्रोग्राम को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, जो हमें लगता है कि हाँ यहाँ एरर हो सकती है या यहाँ पे एरर हो सकती है, तो हम पर्टिकुलर उन्हीं सेक्शंस पे ध्यान देते हैं। तो वो उन पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, ब्रेक पॉइंट को सेट करने के लिए हम प्रोग्राम में RST इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे ही RST इंस्ट्रक्शन आता है वहां से माइक्रो प्रोसेसर अपने रीस्टार्ट इंटरप्ट पे पहुंच जाता है, एग्जीक्यूट करता है और फिर वापस अपने मेन प्रोग्राम में आ जाता है। तो ब्रेक पॉइंट सेट करने के लिए हम RST इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं। जब भी हम एग्जीक्यूट की प्रेस करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर ब्रेक पॉइंट तक एग्जीक्यूट करता है और फिर रजिस्टर को उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के लिए चेक करता है कि रजिस्टर में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं या नहीं। तो जहां पर भी हमने ब्रेक पॉइंट सेट किया है, अगर उस सेक्शन में कोई एरर नहीं आता है तो फिर आगे थोड़े से इंस्ट्रक्शंस का सेट बना के एक सेकेंड ब्रेक पॉइंट सेट किया जाता है नेक्स्ट सेगमेंट को डीबग करने के लिए। इस तरह से एक एक सेक्शन को चेक करते चलते हैं कि उसमें एरर है या नहीं। तो ब्रेक पॉइंट फैसिलिटी से क्या होता है, हम पर्टिकुलर उस सेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं जिसमें एरर होने के चांसेस हैं। तो जैसे ही हमें वो सेक्शन मिलेगा, हमें उसके आगे फिर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से ब्रेक पॉइंट फैसिलिटी से कुछ कुछ सेगमेंट्स में बांट के हम एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार हमें पता चल गया कि इस सेगमेंट में एरर है, तो उसके बाद उस सेगमेंट को फिर सिंगल स्टेप फैसिलिटी से चेक किया जाता है कि किस इंस्ट्रक्शन में एरर है। ब्रेक पॉइंट टेक्निक को मेनली लूप्स या फिर इनपुट आउटपुट सेक्शंस और इंटरप्ट्स को चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि उनमें एरर्स हैं या नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स।